नमस्कार। विषय प्राकृतिक कृषि भाग 2 का है। जैसा कि मैंने पहले भाग 1 में बताया कि भूमि की उर्वरता, प्राकृतिक कृषि में भूमि की उर्वरता, चूँकि बीज, किसी भी फसल का बीज हम ज़मीन में बोएंगे और ज़मीन की उर्वरा शक्ति का बड़ा महत्व है। प्राकृतिक कृषि का दूसरा भाग है जलवायु। कई बार हमारे किसान भाई जानते हैं कि कई बार उनकी फसल बहुत अच्छी होती है और आखिरी में पता नहीं क्या होता है, यानी जब फसल कटने के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 15 दिन पहले जलवायु करवट लेती है, यानी जलवायु में कुछ इतने चेंजेज आ जाते हैं कि किसान कहता है कि इस साल फसल मेरी बहुत अच्छी थी, अचानक पता नहीं क्या हुआ, दाना कमज़ोर हो गया और उत्पादन गिर गया। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि फसल की कटाई के 1 महीना पहले तक लगता था कि फसल बहुत अच्छी नहीं है और आखिरी में ऐसा हुआ कि जलवायु इतनी बेहतरीन हुई, दाना के दूध में जब दाना था, कि साहब उत्पादन बढ़ गया। तो उत्पादन, फसलों का जो उत्पादन है उसमें जलवायु का बहुत बड़ा रोल है। और आपने सुना होगा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। तो प्राकृतिक कृषि के भाग 2 में, जैसे प्राकृतिक कृषि के भाग 1 में मैंने बताया था कि भूमि की उर्वरता को अच्छा करना है या भूमि की उर्वरता के अनुसार फसलों का चयन करना है। प्राकृतिक कृषि के भाग 2 में हम जलवायु की बात करते हैं कि वर्तमान में आपके खेत की जो जलवायु है वो कैसी है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो देखिए, जलवायु, आप देखते हैं जलवायु जो शब्द है, जलवायु वो जल प्लस वायु से बना है, यानी जलवायु कोई बहुत बड़ा वैसा विषय नहीं है। जल जमा वायु बराबर जलवायु। अब जल का मतलब है जलाशय, वायु का मतलब है वृक्ष। जलाशय और वृक्ष जितने अच्छी मात्रा में होंगे, जलवायु उतनी ही खूबसूरत होगी, और जलाशय और वृक्ष जितने कम होते जाएंगे, जलवायु उतनी ही खराब होती जाएगी। जैसा कि मैंने और आपको पहले एक आध वीडियो में बताया है कि फसलों का जो पोषण है, जमीन से फसलें, फसल या पेड़ जमीन से केवल 5% एनर्जी लेते हैं। बकाया एनर्जी वो जलवायु में उपलब्ध, चाहे ज़मीन की जलवायु हो या ज़मीन के ऊपर की जलवायु हो, उसमें जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा होती है, उसका एक बहुत संयोग होता है, एक अनुपातिक जोड़ होता है। अगर वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का एक अनुपात बिल्कुल ठीक ठाक है, हवाओं की गति ठीक है, ह्यूमिडिटी ठीक है, तो आप ये समझिए कि जलवायु ठीक है और फसलों का उत्पादन बहुत बेहतरीन मिल जाएगा। अन्यथा अगर जलवायु का सिस्टम ठीक नहीं है और आप लाख प्रयास करें तो उत्पादन गिर जाता है। तो कई बार जलवायु अच्छी हो जाती, कई बार खराब। अगर परमानेंट हमको जलवायु को ठीक करना है तो विषय केवल उतना है कि हमें प्राकृतिक कृषि के भाग 2 में जलवायु को ठीक करने का एक विचार मेरे मन में आना चाहिए और समझ में आना चाहिए जलवायु है क्या। तो देखिए कि हमारे जो गांव है, कोई भी क्षेत्र है, वहाँ सतही जल के भंडार, किसी भी गांव का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 5% हिस्सा, 5% भूभाग पर सतही जल के भंडार होने चाहिए, यानी जलाशय होने चाहिए। वर्तमान में क्या है कि हमारे जो जलाशय हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं देश की, हो सकता है कहीं ज़्यादा हो, कहीं इससे भी कम हो। देश में औसत जो जलाशय का एरिया है वो 0.7% बचा है, 5% होना चाहिए, 0.7% बचा है। तो जल वायु में जो जल का हिस्सा है वो कमज़ोर है। अब जलवायु में जल जो है, जल का एक दूसरा भी रूप है। जो भूगर्भ जल स्तर है, ये भूगर्भ जल स्तर औसत 40 से 60 फुट होना चाहिए, और वर्तमान में जो एवरेज भूगर्भ जल स्तर है
वो 160 फुट नीचे जा चुका है। यानी जल पानी ना तो हमारे ज़मीन के नीचे है और ना पानी ज़मीन के ऊपर है। स्थिति बहुत भयावह है और आपने कई बार सुना होगा कि लगता है तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर के होगा। दो राष्ट्रों के बीच में नदी जल बंटवारे का किस्सा आपने सुना है और हमारे हिंदुस्तान में दो प्रांतों के बीच में नदी जल बंटवारे की बात आप सुनते हैं। तो प्राकृतिक कृषि में हम एक तो जल के भंडार को बढ़ाते हैं, दूसरा हम भूगर्भ जल के स्तर को ऊंचा करते हैं। अभी हो क्या रहा है कि प्रकृति का नियम है, देखिए क्या है, जमीन के नीचे एक्वाफर होती हैं, माने जल की सतहें होती हैं। ये फर्स्ट एक्वाफर है, प्रथम जल सतह। ये 40 से 60 फुट की गहराई पर होती है। जब ये 40 से 60 फुट की गहराई पर हमारी पानी की जल सतह थी, मजबूत थी, तो आप देखते थे हमारा कुआं, यहीं तक कुआं होता था और लोग कुएं से पानी पीते थे। कुआं खोदा जाता था गांव में और यहाँ पर से पानी निकाल करके और लोग पीते थे। और ज़मीन में जो फसल यहाँ पर होती थी, यहाँ पर फसल बोई हुई है, और ये जो पानी था ये कैपिलरी सिस्टम के माध्यम से ऊपर को रन करता था। ऊपर सूरज खिला हुआ है, धूप हो रही है तेज चटक, और यहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है ज़मीन के ऊपर से। तो ओस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से, आपने जो विज्ञान के लोग हैं उन्होंने ओस्मोसिस की क्रिया सुनी होगी, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस प्रोसेस के कारण ये जो पहली लेयर का पानी था ऊपर की ओर रन करता था, और बीच में चूंकि फसलों की जड़ें आ जाती थी, यहाँ पर रूट जोन होता था, तो रूट जोन में पानी की प्यास को बुझा देती थी। 1960-70 के दशक में हमारे किसान भाइयों को याद होगा कि बरसात की नमी में, जैसे मैंने प्राकृतिक कृषि के भाग 1 में बताया था, जीवांश कार्बन अगर ज़्यादा हुआ तो कार्बन पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो बरसात का पानी ज़मीन में धारण किए हुए थी। अक्टूबर का महीना आ गया, ज़मीन में नमी है, किसान ने खेत जोता और बुआई कर दी, पलेवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर जौ, सरसों, चना, मटर, मसूर, अलसी, सारी फसलें बिना पानी के, यानी बारिश की संचित नमी में फसल बो दी गई और बिना पानी के फसल काट ली गई। केवल गेहूं और गन्ना जैसी फसल थी जिसमें हमको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, वो भी गेहूं में 2 पानी लगाए जाते थे। आज ये हमारा जो गेहूं की फसल हम बो देते हैं तो उसमें 5-5, 6-6, 7-7 पानी लगते हैं। कारण क्या है मित्रों कि जो भूमि के नीचे प्रथम जल सतह थी वो हमारी 30 साल पहले ख़त्म हो गई, और फिर मैं यहाँ आ गया द्वितीय सतह पर। द्वितीय जल सतह, ये सतह 100 से और 150 फुट की गहराई पर पाई जाती है। अब साहब यहाँ पर कुआं, जैसे ही मैं ये ख़त्म किया, यहाँ आया तो ये कुएं सूख गए। आपने देखा होगा देश के किसी भी गांव में अब कुआं संस्कृति नहीं है। तराई के एरिया जहाँ पर वाटर लॉक्ड एरिया, उनकी इलाका अगर छोड़ दो, मात्र देश में जो है 15-20% है, 85% गांव में कुएं नहीं हैं, ख़त्म हो गए। अब हम यहाँ से बोरिंग के माध्यम से पानी निकालते हैं। हमारे देश के कई इलाकों में द्वितीय जल सतह भी ख़त्म हो गई और वो आ गए नीचे। यहाँ पर ये 200 से 250 फुट पर मिलती है, 300 फुट पर। अब हम पानी यहाँ से लेते हैं तो क्या हुआ, ओस्मोसिस के कारण ऊपर पानी नहीं जा पाता है और ज़मीन में कार्बन की कमी हो गई, इसलिए ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो गई। ये प्रथम लेयर सूख गई। अब पानी यहाँ है तो न कुआं है और न यहाँ पर नमी है। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो जलाशय थे, एक आपको विज्ञान बताऊं, ये जो जलाशय हुआ करता था, एक गांव में ऐसे ऐसे जलाशय है 5% एरिया में, ये खूब बरसात के सीज़न में भर जाता था और यहाँ से पानी नीचे को रन करता था और इस प्रथम जल सतह को मजबूत कर देता था।
अब ये जलाशय तो मैंने बहुत पहले ख़त्म कर दिए। अब गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए जलाशय भरे जाएं। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मनुष्य की जो दूषित मानसिकता है, कभी उसने ये नहीं सोचा कि हमारी ये प्रथम जल सतह सूख क्यों गई, ये सतह हमारी कैसे सूख गई। हमने बोरिंग किया, टेक्नोलॉजी वालों ने, साइंस वालों ने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नीचे और बोरिंग कर देंगे, पानी आ जाएगा। फिर जब ये भी पानी सूख गया, बोले कोई परेशानी नहीं, हम यहाँ बोरिंग कर देंगे, पानी आ जाएगा। फिर मोटर नहीं चलेगी, कोई बात नहीं, एक सबमर्सिबल आई, सबमर्सिबल से हम पानी निकाल लेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये पानी सूखता जा रहा है, ये सूखता जा रहा है, अब यहाँ पहुँच गए, अब आगे क्या होगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये सूखे हुए जलाशय को भरने के लिए सब बोरिंग करते हैं और यहाँ से पानी निकाल करके जलाशय भरते हैं। प्राकृतिक कृषि के दूसरे भाग में देश के सभी किसानों को, सभी वैज्ञानिकों को, नीति निर्माताओं को इस बात पर विचार करना होगा कि जलाशय भूगर्भ जल को रिचार्ज करता है, भूगर्भ जल से जलाशय नहीं भरे जाते। तो हमें जमीन के प्रथम भाग में मैंने बताया कि जैसे भूमि की उर्वरता को बढ़ाएंगे, भूमि में जीवांश कार्बन बढ़ाएंगे तो ये लेयर सॉफ्ट होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वर्षा का पानी नीचे जाएगा। तो यहाँ जलाशय मतलब जल के लिए हमें जलाशय बनाने हैं, या जलाशय बनाने हैं, या अगर जलाशय नहीं बना पा रहे तो ऐसी फसलों की बुआई हरगिज नहीं करनी जिनको भूगर्भ जल निकाल करके पानी देना पड़े। अगर मैं ऐसी फसलें लेता हूं कि जिसमें भूगर्भ जल का दोहन करूंगा और जलाशय बनाऊंगा नहीं, तो मेरी जिंदगी का अब अंत है। तो प्राकृतिक कृषि के दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं जलवायु को। जलवायु में जलाशय की बात आती, भूगर्भ जल की बात आती है। अब ये जल हो गया और वायु। वायु क्या चीज है कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारा 20 से मिनिमम 20 से 25% एरिया जमीन का, जलाशय 5% क्षेत्रफल में मेरे जलाशय होने चाहिए। और जब जंगलों की बात करते हैं, जंगलों की यानी कि वृक्ष आच्छादन की, तो हमारा 20 से 25% क्षेत्रफल जो है वनों से ढका होना चाहिए। इसके लिए बहुत सरल बात है, किसान भाई जो खेती करते हैं उसमें दो चीज केवल ध्यान दें। खेत की मोटी मेड़ बनाएं, मोटी मेड़, ताकि वर्षा का पानी खेत में ही रुक सके। दूसरा, वो जो मेड़ बनाई है उस पर पेड़ लगाएं ताकि हमारी धरती का कुछ हिस्सा छाया से ढक सके, पेड़ों से ढक जाए। क्योंकि ये जल और वायु, पेड़ हमारा एक्सेस कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन की कमी के, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 21% होनी चाहिए वहाँ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी कि जलवायु में 21% ऑक्सीजन को ये कायम रखते हैं। और जो जलवायु में कार्बन का कंटेंट बढ़ रहा है तो ये पेड़ कंटिन्यूअस, ये कार्बन, चूंकि बताया पौधों के कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन की जरूरत पड़ती है, तो एक्सेस कार्बन को ये सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो खेत की मोटी मेड़ और खेत की मेड़ों पर पेड़ बना करके हम वर्षा के जल का संग्रह कर सकते हैं और पेड़ लगा करके हम जलवायु को बेहतर बना सकते हैं। अब जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, सनातन कृषि, ऋषि कृषि, टिकाऊ कृषि, ऐसी बातें अगर हो रही हैं और हमने जलवायु को ठीक नहीं किया, यानी खेत की मेड़ें टूट चुकी हैं, वर्षा का पानी बह जाता है, खेत की मेड़ नंगी हैं, तो ये देश कभी जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि की कल्पना ना करे, बल्कि अब ये आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है संकट में, उसकी बात सोचे कि संकट क्या क्या आने वाले हैं। और संकटों से अगर बचना है तो प्राकृतिक कृषि के भाग 2, जिसमें मैं जलाशय का निर्माण करूंगा, खेत की मजबूत मेड़ बना के वर्षा जल को रोकूंगा, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाऊंगा। उसके बाद जो खेती के अन्य नियम हैं चलते रहेंगे, लेकिन ये पहला नियम है,
पहला नियम था जमीन की उर्वरता को सुधारना, दूसरा नियम है खेत की मेड़ बनाना, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना। प्राकृतिक कृषि का ये दूसरा भाग है, इसको ईमानदारी से समझना पड़ेगा और ये हर किसान को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं। नमस्कार।